भारत से आने वाली तेज हवाएं, लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। सुबह के औकात लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 1194 रिकॉर्ड की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 1917 तक जा पहुंची। आलूदगी के बायस शहरी आंख गले की बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। माहिरीन की जानिब से शहरियों को सख्ती से मास्क इस्तेमाल करने की अपील सामने आई है। तो भारत से आने वाली तेज़ हवाओं के बायस लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है और सुबह के औकात में लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 1194 रिकॉर्ड की गई है। हमारे साथ कोमल असलम मौजूद होंगी और हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन भी मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे राव दिलशाद हुसैन का। राव दिलशाद, आगाह कीजिए, स्मोक की क्या सूरत हाल है और हुकूमती इक़दामात कहाँ तक पहुँचे हैं? ग्रीन लॉकडाउन की भी बात की गई थी लेकिन असरात उसके भी नज़र नहीं आ रहे। देखिए, सूरत हाल बिल्कुल अबतर हो चुकी है। भारत से चलाई गई जो फसलें और कचरा है उसके धुएं का अब लाहौर की जानिब रुख है और इस हवाले से गुज़श्ता रोज भी अलर्ट जारी किया गया था और ये कहा गया था कि आइंदा 48 घंटों में स्मोक की सूरत हाल मजीद अबतर होगी। और वही हुआ कि भारतीय शहरों जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, बठिंडा, करनाल, गुरदासपुर, अमृतसर और अटारी से धुएं के गहरे स्याह बादल जो है वो तेज हवाओं और मरगुलों के शक्ल में पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं और लाहौर की जो स्मोक की सूरत हाल है उसको मजीद खराब करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मौसमियाती माहिरीन ने भारतीय आलूदा हवाओं से लाहौर में मामूल का कुदरती फ़ज़ाई बहाव है वो रुक चुका है और भारत में स्मोक के अवामिल पर काबू पाने से ही खित्ते में स्मोक पर काबू पाया जाएगा। आप ये बताएं कि इस हवाले से ग्रीन लॉकडाउन की जो आपने बात की वो 4 नवंबर तक था और उसके बाद उस पर जो अमल दरामद के हवाले से इंतजामिया हरकत में तो जरूर नजर आई लेकिन स्मोक की शिद्दत में जो है वो कमी नहीं हुई। आज लाहौर का बदस्तूर पहला नंबर है। आइंदा 7 दिनों में भारत से मजीद तेज हवाओं का जो सिलसिला वो इसी तरह से जारी रहेगा और आज सुबह जो आलमी एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस पर 1194 नंबर से लाहौर का जो वैसे नंबर है वो पहला है। तो यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 1194 यानी 1000 से भी क्रॉस कर गया और उसके बाद अब सूरत हाल यह है भारत के दो शहर दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से 450 स्कोर के साथ दिल्ली दूसरे और 201 स्कोर के साथ कलकत्ता तीसरे नंबर पर है। जो सूरत हाल है ऐसी सूरत में जो सीनियर सूबाई वजीर हैं और जिनके पास चार्ज भी है महकमा माहौलियात का, मरियम औरंगजेब, उनका ये कहना है कि लाहौर और भारत से मुल्क का पाकिस्तानी शहर हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। भारत में किसानों की फसलों की बाकियात को बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हुआ है और भारत से तेज हवाओं का मुसलसल तब्दील होने से फ़ज़ाई आलूदगी के इंडेक्स में लाहौर की पोजीशन भी तब्दील होती रही है। तो इस ऐसी सारी सूरत हाल में अब से कुछ देर बाद सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब जी ठीक है, राव दिलशाद हमारे साथ ही रहिएगा। कोमल असलम भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनसे बात करेंगे। कोमल, आगाह कीजिएगा, सूरत हाल बद से बदतर होती चली जा रही है शहर लाहौर में, इस वक्त क्या सूरत हाल है AQI की और माहिरीन क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो स्मोक ने आज भी लाहौर को चारों तरफ से लपेट में ले लिया है। यूँ लगा कि आज शहर लाहौर ने सफेदी की चादर ओढ़ी हुई है और हर तरफ जो है वो स्मोक ही स्मोक नजर आ रही है जिसकी वजह से लाहौरियों को नकल और हरकत करने में भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ वो आँख कान गले की बीमारियां भी लाहक हो रही हैं। इसी के साथ साथ लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। वहीं अगर हम आलूदगी की शरह के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान के आलूदा ममालिक में लाहौर जो है वो पहले नंबर पर AQI 767 के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं अगर हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें तो सबसे ज्यादा आलूदा तरीन इलाका US कौंसुलेट में 1328 AQI की मजमूई शरह जो है रिकॉर्ड की जा रही है। सैयद मरातबरी रोड में 1210 है, फेज 8 DH में 1105 है, जोहर टाउन में 848 है, अस्करी 10 में AQI की मजमूई शरह जो है वो 810 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी के साथ साथ लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है। हर बदलते दिन के साथ यूँ लगता है कि जैसे आज ही जो है वो स्मोक ने लाहौर शहर के बासियों को बुरे तरीके से मुतासिर किया है, लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है तो यूँ लगता है कि आज तो कल की निस्बत भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में खातिर इजाफा देखा जा रहा है। US कौंसुलेट में कल AQI की मजमूई शरह 1000 प्लस 1100 तक थी, लेकिन आज तो
1300+ हो चुकी है। तो इस पर जो है वो महकमे माहौलियात को नजरसानी करने की जरूरत है। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रात के औकात में स्पेशल स्क्वाड भी अब जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बावजूद इसके लाहौर की फिजा जो है वो आलूदा हो रही है। जब महकमे माहौलियात से इस हवाले से सवाल किए गए तो उनकी जानिब से मुद्दा सारा भारत पे डाल दिया गया। कहा यही जा रहा है कि भारत से हवाएं जो है वो अपना रुख बदल रही हैं, लाहौर की जानिब, लाहौर की हदूद में एंटर हो रही हैं, जिसकी वजह से जो फसलों की बाकियात जलाने के बाद आलूदा धुआं निकलता है, वो धुआं लाहौर की जानिब रुख कर रहा है और इस वजह से लाहौर की फिजा जो है वो आलूदा हो रही है। महकमा माहौलियात इदारे ये सब पहले से जानते थे और इस दफा भी पिछले साल की तरह यही दावे किए गए कि बर वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बर वक्त जो है सारे स्मोक के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब सूरत हाल देखने को मिलती है तो वर्स्ट से वर्स्ट यानी कि बद से बदतरीन सूरत हाल जो है वो देखने को मिलती है। आज भी सूरत हाल कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रही है। इवन छुट्टी का रोज है, ना कोई इतनी व्हीकल्स है, ना ही कोई फैक्ट्रियां खास चल रही हैं, ना ही जो है वो अवाम कोई इस तरह से बाहर निकल रही है, ना ही कोई कूड़ा कटकट जलाने का सिलसिला जो है वो हमें इतना अरूज पर देखने को मिल रहा है, ना ही कहीं पर सफाई सुथराई हो रही है, ना ही कोई तामीराती काम हो रहा है। नाजरीन, भारत से तेज हवाओं ने लाहौर की फजा जहरीली बना दी। फसलों का जहरीला धुआं पाकिस्तान में दाखिल। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज हवाओं का मैप जारी कर दिया। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी कहती हैं कि धुएं से बचने के लिए मशीनरी में जिद्दत लाना होगी। स्कूलों में छुट्टियों के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज क्यों किया? अमरीकी खलाई इदारे नासा ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। नासा ने तेज हवाओं का मैप जारी कर दिया। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला शदीद धुआं हवा के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय इलाकों में बड़े पैमानों पर फसलों की बाकियात जलाने से स्मोग में इजाफा हुआ है। हवाओं का रुख बदलने से गुज़िश्ता रोज लाहौर में फिजाई आलूदगी औसत 157 पर थी। गुज़िश्ता 5 दिनों में लाहौर में फिजाई आलूदगी की औसत 180 थी। सीनियर सूबाई वजीर उज़मा बुखारी का कहना है कि धुएं से बचने के लिए मशीनरी में जिद्दत लाना होगी। स्मोक का बाइस बनने वाले भट्टों को गिराया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 तक पहुंचना तशवीशनाक बात है। बोली, भारत की फिजाई आलूदगी के असरात लाहौर में आ रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियों के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। फिजाएं कंट्रोल नहीं हो सकती। जो पंजाब का काम था अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने किया कि हमने जो 157 बड़ी अच्छी इंडेक्स था, अगर वहाँ से जो है वो ना आती और नासा ने इसके ऊपर डिटेल से रिपोर्ट जो है वो जारी भी कर दी है। लेकिन जो हम जो कर सकते थे पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसको पूरा वो करेगी कि छुट्टियों का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। महकमा माहौलियात माहिरीन ने शहरियों को खबरदार किया है कि आइंदा 48 घंटे स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। अभी आपको अपडेट करें कज़ाफी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से। तकरीबन 50% काम मुकम्मल। इंक्लोजर्स और मेन बिल्डिंग के फ्लोर्स का काम भी तेज़ी से जारी है। मेन ऑफिस बिल्डिंग के फ्लोर्स तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। मजीद जानते हैं इस बारे में हाफिज शहबाज अली से। हाफिज शहबाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। चेयरमैन पीसीबी ने भी आज दौरा किया है। हाफिज शहबाज से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम का तफसीली तौर पर दौरा किया और मेन बिल्डिंग में क्रिकेट म्यूजियम और सोवेनियर शॉप भी बनेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी ने मंसूबे के तामीराती कामों का मुआयना किया और उन्होंने तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत FWO के कैंप ऑफिस में इजलास हुआ। चेयरमैन पीसीबी ने ड्राइंग्स के जरिए प्रोजेक्ट के खदोखाल का जायजा लिया। पार्किंग एरिया को कुशादा और बिल्डिंग के बैरूनी आउटलुक को खूबसूरत बनाने की भी हिदायत जारी की गई हैं। हाफिज शहबाज से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी हाफिज शहबाज, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने आज कज़ाफी स्टेडियम का जो काम जारी है वहाँ दौरा किया है और अपग्रेडेशन के काम को जो 50% जो है ये बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। खासतौर पर इसके बैरूनी हिस्से के हवाले से चेयरमैन पीसीबी ने हदायत जारी की और खासतौर पर पार्किंग एरिया है उसको वसी करने के हवाले से खसूसी हदायत जारी की गई चेयरमैन जारी से। उन्होंने टास्क दिया है जो टीम है FWO स्टेडियम का सुबह है इसको अपने वक्त में मुकम्मल किया जाए। काम जारी रखा जाए और जल्द से जल्द सुबह जो है इसको मुकम्मल होना चाहिए। जी हाफिज शहबाज हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए 11 रुकनी टीम का ऐलान हो चुका है। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। हाफिज शहबाज, कौन कौन से नाम शामिल है, आगाह कीजिए इस हवाले से भी। आज बिल्कुल, पाकिस्तान की जो मेन सिलेक्शन कमेटी उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए 11 रुकनी टीम जो है उसको
تشکیل دے دی ہے. بابر اعظم جو ہے اس ٹیم میں شامل ہے. اگر ٹیم کے بیٹنگ آرڈر کے حوالے سے بات کریں تو سائم ایوب اور عبداللہ شفیق جو ہے اننگز کا آغاز کریں گے, جبکہ بابر اعظم جو کہ سابق کپتان ہے وہ نمبر 3 پر کھیلیں گے, جبکہ محمد رضوان نمبر 4 پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے. اسی طرح نوجوان کامران غلام نمبر 5 پر, اس کے بعد نائب کپتان سلمان علی آغا جو ہے وہ نمبر 6 پر آئیں گے. عرفان خان نیازی جو ہیں انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا اور 7ویں نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. جب بالنگ کے حوالے سے بات کریں تو شاہین شاہ افریدی, نسیم شاہ, حارث رؤف اور محمد حسنین جو ہیں وہ پاکستان کے بالنگ اٹیک کا حصہ ہوں گے. جی حافظ شہباز, بہت شکریہ آپ کا. رائے میں عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا. پہلا مرحلہ دعا میں رکت آمیز مناظر کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. اجتماع کی اختتامی دعا مولانا ابراہیم دیولا آف انڈیا نے کروائی. مزید بتائیں گے اس بارے میں شاہد ندیم سپرا. جی شاہد سپرا. عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ دعا میں رکت آمیز مناظر کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا ہے. پہلا مرحلہ جمعرات کے روز امیر تبلیغی جماعت مولانا نذر الرحمان کے بیان سے شروع ہوا تھا, جس میں انڈیا اور بنگلہ دیش سمیت پاکستان کے جو نامور اور معروف عالم دین ہیں ان کی جانب سے بیانات کا سلسلہ جاری رہا. اور آج صبح جو ہے وہ دعا ہوئی ہے اور انڈیا سے آئے ہوئے مہمان ممتاز عالم دین مولانا ابراہیم دیولا نے دعا کروائی ہے. دعا سے قبل مولانا عبید اللہ خورشید کی جانب سے ہدایات کا بیان دیا گیا ہے, کیونکہ جو عالمی تبلیغی اجتماع ہوتا ہے یہاں سے بڑی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جو مختلف تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتی ہیں, تو ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ کس علاقے میں کس طرح جائیں گے, کس مسجد میں کس طرح قیام کیا جائے گا اور وہاں پہ قیام و طعام کا عمل کس طرح مکمل کیا جائے گا اور لوگوں کو کس طرح راغب کیا جائے گا کہ وہ دین اسلام کی طرف آئیں اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام کریں. چونکہ یہ انبیاء کا کام ہے, اب یہ امت مسلمہ کا ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کی ترویج میں وہ اپنا کردار ادا کریں. دعا ہو گئی, اس کے بعد جو لوگ ہیں جو شرکا ہیں ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. سٹی ٹریفک پولیس اور جو تبلیغی جماعت انتظامیہ ہے ان کی جانب سے جو پلان ترتیب دیا گیا ہے اس کے مطابق پہلے موٹر سائیکل سوار یہاں سے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں, اس کے بعد چھوٹی گاڑیاں اور اینڈ پہ جو بسیز اور ٹرکس کے ذریعے جو لوگ یہاں پر پہنچے ہیں ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ 7 نومبر کو شروع ہوگا اور اس میں کراچی, ڈی آئی خان سمیت مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر پہنچیں گے اور آئینہ والا جو اتوار ہوگا اس پر جو دعا ہوگی اس کے بعد رائے میں ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کے دونوں مراحل اختتام پائیں گے. شاہد سپرا, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ اختتام کو پہنچ گیا. رائے جانے والے تمام راستے بھی بند اور شرکا کے انخلاء کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. موٹر سائیکل اور رکشہ سٹینڈز کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے. اور مزید جانیں گے اس بارے میں وقاص احمد سے. وقاص, آگاہ کیجیے, آپ کام پر موجود ہیں, وہاں پر انتظامات کیسے ہیں انخلاء کے؟ جی وقاص, آگاہ کیجیے گا, ٹریفک انخلاء کے کیسے انتظامات ہیں اس وقت؟ جی بالکل, رائے بینڈ اجتماع کے شرکا کی واپسی کا عمل جاری ہے اور اب تک جو پارکنگ سٹینڈز تھے ان سے 50% جو گاڑیوں کا انخلاء ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اس وقت بسیں جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کا انخلاء جاری ہے اور جب بسیز کا انخلاء مکمل ہو جائے گا تو پھر جو بڑے ٹرکس ہیں ان کے انخلاء کا بھی عمل شروع ہو جائے گا. اور ٹریفک پولیس کے مطابق ابھی مزید 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے پارکنگ سٹینڈز کو مکمل طور پر خالی ہونے میں. تقریباً 8:30 بجے یہ انخلاء شروع ہوا تھا اور جب تک یہ انخلاء مکمل نہیں ہوتا تب تک رائے بینڈ سٹی اور اجتماع گاہ کی طرف جانے والے جتنے بھی سڑکیں ہیں ان پر جو ہے صرف انخلاء کرنے والی گاڑیوں کو داخلے کی اجازت ہے, یعنی کہ صرف گاڑیاں رائے بینڈ سے اجتماع گاہ سے دوسرے شہروں کی طرف جا رہی ہیں. ٹریفک پولیس کے اہلکار یہاں پہ موجود ہیں, پولیس کے اہلکار یہاں پہ موجود ہیں تاکہ اس انخلاء کے عمل کو بلا تعطل بغیر کسی حادثے کے پرامن طور پر یقینی بنایا جا سکے. اور سی ٹی او لاہور جو ہیں وہ بھی خود یہاں پہ مختلف پوائنٹس کا وزٹ کر رہی ہیں. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو پلان ترتیب دیا گیا تھا اس کے مطابق 2.5 سے تقریباً 3 گھنٹے اس عمل کو لگنے ہیں اور جب تک یہ انخلاء مکمل نہیں ہوتا تب تک ٹریفک پولیس کے اور جو پولیس ہے وہ اہلکار ایسے ہی سڑکوں پر موجود رہیں گے تاکہ اس انخلاء کے عمل میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو. جی وقاص, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. رخ کریں گے سندر لاری اڈا کا, وہاں پر رومیل الیاس موجود ہیں, ہمیں آگاہ کریں گے. رومیل, اپڈیٹ کیجیے گا, کیسے انتظامات کیے گئے ہیں سٹی ٹو سٹی ٹریول کے لیے؟
جی بالکل عالمی جو اجتماع ہے اس کے شرکاء کے جو انخلا ہے وہ اب تک جاری ہے اور تقریباً 70% سے زائد جو انخلا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ جو بھاری گاڑیاں ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں جن میں بڑی بسیں اور ٹرک موجود ہیں، وہ اب یہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور بڑی تعداد میں جو شرکاء تھے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اپنے اپنے آبائی شہروں کو روانہ ہو چکی ہے۔ موٹر وے پولیس، ہائی وے پولیس اور ٹریفک پولیس کی جانب سے بہتر انتظامات کیے گئے تھے اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ ٹریفک روانی میں جو ہے وہ کوئی خلل نہ پڑے اور جگہ جگہ سے جو ملتان روڈ ہے اس کو آنے والے جو راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے تھے۔ چھوٹی ٹریفک کا جو داخلہ ہے وہ بند کر رکھا گیا تھا تاکہ جو انخلا ہے تبلیغی اجتماع کے شرکاء کا وہ ایسے طریقے سے انجام پا سکے۔ میں اپنے کیمرہ مین اسد سے کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ابھی تک موٹر وے، ہائی وے اور جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں وہ انخلا کے عمل کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور جو گاڑیاں ہیں وہ نکل کر جب ملتان روڈ پر آ رہی ہیں تو ان کو جو ہے وہ ملتان روڈ پر بغیر کسی خلل کے جو ہے وہ داخل ہونے دیا جا رہا ہے۔ جوان جو ہے وہ ٹریفک پولیس اہلکار کے اضافی تعینات کیے گئے ہیں اور یہ جو انخلا کا جو اب عمل ہے وہ اب کچھ ہی دیر بعد مکمل ہو جائے گا۔ چھوٹی گاڑیاں جو ہیں وہ موٹر سائیکلیں، رکشے جو ہیں ان کے انخلا کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہ بسیں اور جو ٹرک ہیں وہ رہ چکے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سندر لاری اڈا سے ہوتے ہوئے ملتان روڈ پر سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو سندر لاری اڈا ہے وہاں سے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بس جو چل رہی ہے وہاں پر بھی شرکاء کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لوکل ٹرانسپورٹ پر بھی یہ لوگ سفر کر رہے ہیں تو یہ جو انخلا ہے ممکن ہے کہ آئندہ 1 گھنٹے تک مکمل ہو جائے۔ آئندہ 1 گھنٹے تک انخلا مکمل ہونے کے امکانات ہیں۔ رمیل بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ وقاص احمد آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رائے ونڈ جانے والے تمام راستے بند ہیں، شرکاء کا انخلا جاری ہے۔ موٹر سائیکل اور رکشہ سٹینڈز کو خالی کرا لیا گیا ہے جبکہ دوسرے مرحلے میں کاریں، ویگن سٹینڈز خالی کروائے جا رہے ہیں۔ مزید بتائیں گے اس بارے میں ابو بکر شیخ۔ جی ابو بکر۔ جی رائے ونڈ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ مکمل طور پہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ آج صبح تقریباً 8:30 کے بعد جو اختتامی دعا ہوئی تھی، اختتامی دعا کے بعد مکمل طور پہ جو فرزندان اسلام اور مندوبین جو لاہور شہر سمیت مختلف شہروں سے، مختلف اضلاع سے وہ لاہور آئے ہوئے تھے خصوصی دعا کے لیے، انہوں نے دوبارہ سے ان کے انخلا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ رائے ونڈ مین مرکز سے وہ اپنے اپنے شہروں سے اپنے شہروں کے لیے دوبارہ واپسی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت مین ٹھوکر نیاز بیگ پر موجود ہوں جہاں پہ آؤٹ آف سٹی سے آئے ہوئے جتنے فرزندان اسلام تھے وہ واپس اپنے شہروں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف انہوں نے رخ کر لیا ہے۔ اوورآل اگر انتظامات کی بات کی جائے تو گزشتہ جمعرات کو یہ رائے ونڈ کے اجتماع کا پہلا روز شروع ہوا اور دیگر جو علماء کرام کی جانب سے خطابات اور بیانات کا سلسلہ جاری رہا۔ اوورآل اگر بات کی جائے تو 3000 سے زائد پولیس اہلکار، ٹریفک وارڈنز ڈیوٹیوں پہ مامور تھے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پارکنگ سٹینڈز کی تو انتظامیہ کی جانب سے 6 جو مقامات ہیں وہ مختص کیے گئے تھے تاکہ جو فرزندان اسلام ہیں ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر بات کی جائے صفائی کی تو LWMC کا عملہ اور دیگر جو اس حوالے سے فرسٹ ایڈ کے حوالے سے بھی کیمپس لگائے گئے تھے۔ تو اوورآل اگر بات تو جو ابو بکر آپ کا بہت شکریہ۔ محلوال اڈے سے بھی اجتماع کے شرکاء بسوں اور ویگنوں پر سوار ہو کر روانہ ہو رہے ہیں، وہاں کا احوال بتائیں گے عثمان خادم کمبو۔ جی عثمان۔ چوک کے اوپر موجود رائے ونڈ تبلیغی آخری روز تھا۔ دعا کے بعد پورے پاکستان سے آنے والے شرکاء اپنے آبائی علاقوں کو واپس جا رہے ہیں۔ مولنوال چوک سے بھی یہ شرکاء جو ہیں واپس جا رہے ہیں۔ بہت سی بسیں اور ویگنیں بھر کے آ رہی ہیں رائے ونڈ اجتماع کے مقام سے، جن میں بڑی تعداد کے شرکاء موجود ہیں اور واپسی کے لیے سفر کے اوپر وہ روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ کئی شرکاء مولنوال چوک بس اڈے میں پہنچ رہے ہیں۔ یہاں پہ ویگنوں اور بسوں میں سوار ہو کے اپنے شہروں کی جانب، اپنے علاقوں کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ 3 روزہ تبلیغی اجتماع کا آج آخری روز تھا اور آخری روز کی دعا کے بعد اب شرکاء واپس روانہ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ 1.5 گھنٹے سے جو ہے وہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے، سلو ہوئی ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ شریک ہیں، ہزاروں گاڑیاں سڑکوں پہ موجود ہیں۔ اسی لیے مرکز کی جانب جانے والی ٹریفک کو روک دیا گیا تھا اور صرف وہاں سے آنے والا راستہ کھولا گیا ہے، جس پہ اب بسیں، ویگنیں، ذاتی گاڑیوں میں لوگ رائے ونڈ تبلیغی اجتماع کی
आखिरी दुआ के बाद अब रवाना हो रहे हैं और कुछ ही देर में ये जो है तमाम शुरका यहाँ से जो है इनकलाब का मुकम्मल हो जाएगा। जी उस्मान खादिम, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ज़ेरे तकमील PIC 2 का दौरा। मरीम नवाज ने किनाल के करीब PIC 2 की तामीरात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियाँ देखी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तामीराती मटीरियल और दीगर अमूर का भी जायज़ा लिया। अस्पताल के मुख्तलिफ फ्लोर्स पर ड्राई पार्टीशन वॉल और इसके अलावा राइच वीक की तनसीब का काम भी जारी है और मरीम नवाज का PIC 2 को जल्द फंक्शनल करने के लिए इक़दाम की हिदायत। PIC 2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा, जबकि पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO शाहमीर इकबाल ने तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की शाहमीर इकबाल को शाबाश, डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। PIC 2 प्रोजेक्ट के लिए दरकार मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज को PIC 2 प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 प्रोजेक्ट 250 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। PIC 2 में जदीद तरीन हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर भी बनाए जाएंगे। PIC 2 में इमरजेंसी, सर्जिकल, मेडिकल, ICU भी बनेंगे और ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि PIC 2 के ग्रे स्ट्रक्चर का तकरीबन 90% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल रात निजी दौरे पर लंदन रवाना होंगी। वज़ारत आला संभालने के बाद पहली बार मरीम नवाज गैर मुल्की दौरे पर जाएंगी। मरीम नवाज 5 से 6 रोज़ तक बैरून मुल्क क़याम करेंगी। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज हफ्ते ही में ही वापस आ जाएंगे। तो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल रात निजी दौरे पर लंदन रवाना होंगी और वज़ारत आला संभालने के बाद पहली बार मरीम नवाज किसी गैर मुल्की दौरे पर जाएंगी। मरीम नवाज 5 से 6 रोज़ तक बैरून मुल्क क़याम करेंगी। इज़राइल का कहना है कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ रवां हफ्ते ही वतन वापस आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। FBR को टैक्स रेवेन्यू में 100 अरब से ज़ायद शॉर्टफॉल का सामना। IMF के मुतालबे के पेश नज़र मिनी बजट लाने पर गौर शुरू। मज़ीद बताएंगे इस बारे में कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को माह अक्टूबर के लिए जो टारगेट दिया गया था वो मुकम्मल नहीं हो सका है और इसी वजह से FBR को 100 अरब से ज़ायद के शॉर्टफॉल का सामना है और IMF के मुतालबे के पेश नज़र मिनी बजट लाने के लिए जो मनसूबा बंदी है वो भी शुरू कर दी गई है। इस हवाले से अगर मज़ीद आपको बताएं तो FBR को अक्टूबर में 980 अरब रुपए के टारगेट और टैक्स वसूला जमा करने के हवाले से टारगेट दिया गया था, जिसके पेश नज़र FBR सिर्फ 880 अरब रुपए के करीब जो टैक्स के वसूलात हैं वो इकट्ठे कर सकी है। इसी के पेश नज़र ज़राए की जानिब से बताया गया है कि गुज़श्ता माह टैक्स कम जमा होने के बाद जो रवां साल का टैक्स शॉर्टफॉल है वो 191 अरब रुपए तक पहुंच सकता है और जो टैक्स हदफ है इसमें नाकामी पर जो शॉर्टफॉल है उसे पूरा करने के लिए जो IMF है उन्होंने मिनी बजट लाने का मुतालबा किया है और शॉर्टफॉल के बायस जो दूसरी किस्त है वो भी जमा करवाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी के पेश नज़र जो आइंदा महीना है उसमें जी कलीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट की। डिप्टी कमिश्नर की सदारत में लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद के लिए इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने शफाफियत के लिए ई टेंडरिंग पर खसूसी इजलास की सदारत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, वज़ीर आला की हिदायत के ऊपर शहर के अंदर जो लाहौर डेवलपमेंट प्लान शुरू किया जाना है उसको शफाफियत से यकीनी बनाने के लिए जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर है उनके ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। शफाफियत के लिए ई टेंडरिंग पर जो है वो खसूसी इजलास मुनक़िद किया गया। ई टेंडरिंग के ज़रिए जो तरीक़ाकार है और उसके फ़वाइद से जो है वो आगाह किया गया। इसके ज़रिए जो रिश्वत और सिफारिश का जो है वो मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाएगा। बिडिंग अमल में शफाफियत के लिए ई टेंडरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान से शहर की गलियों की बहाली, इसके साथ साथ मेगा प्रोजेक्ट्स भी जो है वो शुरू किए जाएंगे ताकि शहरियों को बेहतरीन निकासी, साफ गलियां और इसके साथ साथ सफाई का बेहतरीन माहौल फराहम किया जा सके। जी बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। ख़याबान कायद सदर मुस्लिम लीग नून मलिक सैफ अल मुल्क खोखर का तरक्याती कामों का इफ्तिताह। मलिक सैफ अल मुल्क खोखर ने ख़याबान कायद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान किया। मज़ीद अहवाल जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। हम मौजूद है ख़याबान कायद में और यहाँ पर सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफ अल मुल्क खोखर ने मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया है। न सिर्फ
गलियां पुख्ता हुई हैं, बल्कि वाटर सप्लाई और सीवरेज के काम भी मुकम्मल किए गए। इस हवाले से बात भी करते हैं मकसद बताएंगे, लाहौर डेवलपमेंट प्लान अमलन शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून का जब दौर आता है, पहला अगला दिन होता है इलेक्शन के बाद, वो डेवलपमेंट का ही होता है, वो तरक्की का ही होता है, वो कामयाबी का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये देखा सुबह 10 बजे इफ्तार, हज़ारों की तादाद में जलसे में इफ्तार में लोग जमा थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सड़कों के इफ्तार भी किए और आगे भी काम बताए। सीवरेज के थे, वाटर सप्लाई के थे, कोई और भी सड़कें बाकी रहती। इंशाल्लाह ये सोसाइटी बड़ी मोहब्बत करने वाली, और सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब शहबाज बारा साहब, चीमा साहब दोनों और उनकी टीम सारे बहुत अच्छी है। सोसाइटी बल्कि बहुत अच्छी है, मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करती, हम भी मोहब्बत इनके काम। तरक्याती कामों का ये सिलसिला जारी रहेगा। NA 126 का ये है। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। जिला इंतजामिया की जानिब से शालीमार गार्डन में दूसरे चेस मुकाबलों का इनेकाद। मुकाबलों में तलबार तालिबात, नौजवान और प्रोफेशनल्स की कसीर तादाद शरीक हुई। मजीद बताएंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शालीमार गार्डन में दूसरे चेस मुकाबलों का जो है वो इनेकाद किया गया। कसीर तादाद में यहाँ पर तलबा तालबात और मुख्तलिफ जो एज ग्रुप के अफराद हैं वो इधर आ रहे हैं और इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। इसकी जो मैनेजमेंट है ये जो AC शालीमार हैं डॉक्टर अनम फातिमा, उनकी जानिब से जो है वो की गई। इस वक्त डॉक्टर अनम फातिमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मैम ज़रा ब्रीफली बता दें कि ये जो इवेंट है इसका क्या मकसद है, कैसा रिस्पॉन्स देख रहे हैं, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितनी कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर आप लोग ये मुनक्कद करवा रहे हैं? ये इवेंट इस वक्त हमने इसको इंक्लूसिव बनाने के लिए 3 कैटेगरीज रखी हैं। एक ओपन कैटेगरी है और फिर एक फ़ीमेल कैटेगरी है और एक अंडर 16 कैटेगरीज है। इस वक्त इसके अंदर इट हैज़ बिकम अ नेशनल इवेंट। चारों सूबों से टीम्स आई हुई हैं, खुशाब से, कोयटा से, कराची से, गिलगित से टीम्स आई हुई हैं और फीमेल्स की काफ़ी बड़ी तादाद है, बच्चों की काफ़ी बड़ी तादाद है, सीनियर सिटीजन्स की काफ़ी बड़ी तादाद है। 4 लाख का इसमें प्राइज़ मनी है जिसको आगे से फर्दर क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन कैटेगरीज, और स्पेशल प्राइजेज़ हैं स्पेशल कैटेगरी में क्योंकि वी हैव स्पेशल प्लेयर्स कम्पीटिंग एज वेल एज फॉर सीनियर मोस्ट प्लेयर। अच्छा, स्पेशल प्लेयर से मुराद मैम वो लोग जो स्पेशली एबल्ड हैं वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें? बिल्कुल, हमारे पास इधर 5 के करीब हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड प्लेयर्स हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रूटीनली वो चेस मुकाबलों में आते हैं, दे आर हियर एज वेल। जी बिल्कुल, आपने AC शालीमार की जो है वो गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है। जी बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। यूनाइटेड ओवरसीज़ फिलिपाइन वर्कर्स इन पाकिस्तान की जानिब से फिलिपाइन स्पोर्ट फेस्ट का इनेकाद। स्पोर्ट फेस्ट के मेहमान ख़ुसूसी श्रीलंका के एजाज़ी काउंसिल जनरल यासीन जोया ने शिरकत की। मज़ीद बताएंगी अफशान रिजवान। जी अफशान। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे स्पोर्ट्स गाला में जहां पे बहुत ज़्यादा फिलिपीनी जो हैं वो मौजूद हैं और आज़ादी के साथ अपना एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहां पे मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान समेत लाहौर में जो है तमाम जितने भी अकलियती होते हैं और जितने भी दूसरे मज़हब के लोग हैं वो आराम से अपने कोई भी मजहबी त्यौहार हो, कोई भी एक्टिविटी हो, वो आराम से मना सकते। मज़ीद मेरे साथ कौंसल जनरल जो है फिलिपीनी के पंजाब के मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर हमें बताएँ आज जो ये रंगारंग तकरीब सजाई है आपने फिलिपीनियों के लिए, इसके हवाले से बताएँ कि कितना ज़रूरी है दूसरे ममालिक के लोगों को भी ये आज़ादी देना कि वो अपनी चीज़ जो है यहाँ पे आज़ादी के साथ मना सकें। फिलिपाइनी कम्युनिटी के तकरीबन 1500 बाशिंदे लाहौर में मुकीम हैं और तकरीबन 3000 के करीब बाशिंदे जो हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ उनकी शादियाँ हुई हैं, इस तरह से करके। और ये सब एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शेप में इकट्ठे होते हैं और गेम्स खेलते हैं, डांसेस करते हैं, म्यूज़िक एंजॉय करते हैं, अपना कल्चर एंजॉय करते हैं, पाकिस्तानी ट्रेडिशंस को एंजॉय करते हैं, फिलिपिनो ट्रेडिशंस को एंजॉय करते हैं। और ये एक ऐसी तकरीब है जिसमें हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तानी और दूसरी कौमें, फिलिपाइनी और दूसरी कौमें इकट्ठे रह सकते हैं, इकट्ठे सर्वाइव कर सकते हैं और इकट्ठे एक दूसरे के कल्चर, अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। So I think it's a wonderful opportunity, it's a wonderful image builder and it is a great healthy activity. We should encourage such activities more often. हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि ये इमेज बिल्डिंग है पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए, कि कैसे यहाँ पे दूसरे मज़हब के लोग भी अपनी एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। फिलिपाइनी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। हाउ इज़ योर फीलिंग अबाउट टुडे? यू आर सेलिब्रेटिंग योर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हियर। हाउ इज़ योर फीलिंग? हाउ मच यू आर एक्साइटिंग टुवर्ड दिस फेस्टिवल? I would like to welcome everyone in this United OFW. We feel so excited and so happy to celebrate our United OFW Sports Fest
2024, and we want our aim also only to give happiness and warm up to our Filipino people here in Pakistan. Thank you. बिल्कुल यहाँ पे उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे वो अपना एक फेस्टिवल बनाते हुए दिखाई दे रही है। जी अफशा, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन के ज़रिए तमाम कौमी स्विमिंग चैम्पियनशिप जारी है। मर्दों में आर्मी के स्विमर्स को बरतरी हासिल है। मज़ीद बताएंगे इस बारे में हाफिज़ शहबाज अली। जी हाफिज़ शहबाज। तो मौजूद है नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के पंजाब इंटरनेशनल स्विमिंग पूल के ऊपर, और यहाँ पर आज पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन के ज़रिए तमाम नेशनल स्विमिंग चैम्पियनशिप जो है उसके मुकाबले जारी हैं। तो इन मुकाबलों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त तक आर्मी के जो स्विमर्स हैं वो बर्सरी लिए हुए हैं। बड़े दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। इस स्विमिंग पूल में हम देख रहे हैं कि तसलसल के साथ अब मुकाबले होते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं स्टेडियम के इंचार्ज, स्विमिंग पूल के इंचार्ज सैयद आमिर शाह। उनसे जानते हैं कि इसको मेंटेन रखना उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है और क्या इकदाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, हम देख रहे हैं कि तसलसल के साथ मुकाबले हो रहे हैं, नेशनल जूनियर, फिर नेशनल चैम्पियनशिप, वीमेंस, मेंस, तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या इसके हवाले से किया जा रहा है स्विमिंग पूल को मेंटेन रखने के लिए? सर, सीएम के विजन के मुताबिक और हमारे मिनिस्टर फैसल अयूब साहब के हुक्म के मुताबिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स वगैरह ने, हम सब ने मिलकर सर इस पूल पर बहुत काम किया। अभी आप देखें ये शेड भी लग गया है, पानी का टेम्परेचर भी बेहतरीन है, इसको मेंटेन भी किया है। अभी हमने रिसेंटली जिस तरह आपने बताया है कि हमने नेशनल जूनियर भी कराई है, अब नेशनल सीनियर हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में पूल ऐसा है जिस पर हर स्विमर कई हमने निकाले हैं माशाल्लाह, और इन्हीं की बदौलत और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे स्विमर्स आए। बहुत शुक्रिया आपका जी। सुना आपने आमिर शाह ने कहना था कि जो हदायत। हाफिज़ शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका।